Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of chemical effects of electric current. Okay? अब देखो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है बेसिकली, तो उसमें जो टाइटल है उसको देख के ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का कोई केमिकल इफेक्ट। तो बेसिकली इसको क्या है, अगर सिंपल तरीके से इस टाइटल को समझे तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस को कराया जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट simply means the chemical reactions or the chemical changes which are occurring due to effect of electric current। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हर जगह एनर्जी, और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, यू कैन ओनली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। जैसे मैंने बल्ब जलाया, अब बल्ब जल रहा है, मैंने बल्ब जलाया, ये एक वर्क हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो बल्ब इस वक्त लाइट अप है मेरे रूम में, ये जो एलईडी बल्ब जल रहा है बेसिकली, तो वो बल्ब इस वक्त वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों भाई जुनेद? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये जो बल्ब वर्क कर रहा है, कैसे किया? आपने बटन को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा, जिसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट एनर्जी में। आप इस बल्ब को टच करोगे, गर्म भी मिलेगा, हीट एनर्जी में। तो यहां पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, और जब भी एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, कोई ना कोई वर्क होता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो एक एनर्जी फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे ये इफेक्ट कैसे दिखा रहा है? यहां पे ये इफेक्ट केमिकल इफेक्ट दिखा रहा है। एक केमिकल चेंज की फॉर्म में आपको चीजें दिखेंगी, एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में चीजों की दिखेंगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? यस जुनैद, अमीमा को बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ सब्सटेंस which gives ions when melted or in solution form, when melted or in solution form is called electrolyte, is called electrolyte। वो इलेक्ट्रोलाइट, देखिए उसको हम हर उस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे अगर वो पिघले, आयंस प्रोड्यूस करे। अब हमें ये समझना है कि आयंस क्या बला है। ठीक है, देखो एटम का नाम सुना है? एटम का, यानी हम सब एटम के बने हुए हैं। पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जिसका हर मैटर बना हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। तो एटम जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन का, एटम बना हुआ है प्रोटॉन का। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 9 क्लास में, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और न्यूट्रॉन का। तो एक रफ आइडिया मैं दे दूं, बेसिकली एटम में क्या होता है?
उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मैं बना रहा हूं, ऐसा नहीं होता कि उसकी एक चार दीवारी है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जनरली मैं बात कर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल, जीरो। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, उसकी तरफ चक्कर। अब ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे ही लगाता है, it is giving it is only to just give you a simple idea of it, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ोगे +2 में कि कैसे क्या होता है, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, बहुत सारी चीजें, पूरा समंदर है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली क्या हो, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसके, न्यूक्लियस के। और ये क्या बना रहा है, ये एक एटम बना, क्या बना रहा है, एक एटम, ठीक है। तो अब होता क्या है बेसिकली देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट कौन सा है, और बेसिकली मेटल्स में, क्योंकि हम मटेरियल्स पढ़ चुके हैं, मेटल्स में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है कुछ कंडीशंस में ये उसके एटम को छोड़ देता है। और ये बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, अगर कहीं से निगेटिव चार्ज निकल जाए, जैसे मान लो आपके पास 5 दोस्त हैं, जिसमें से 2 एकदम बदमाश है, एकदम इलेक्ट्रॉन है, बदमाश है, निगेटिविटी भरी पड़ी है, गंदी बात और ये सारी चीजें, गाली गलौज, मतलब आपको उनको सुनने ही अच्छा नहीं लगता। तो ये बताओ, और वो सिर्फ निगेटिव बात करते हैं, अरे नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, पता नहीं क्या हो रहा है, पैदा क्यों हुए, क्या हो गया दुनिया, ये सिर्फ निगेटिव बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, वो अगर वहां से चले जाएंगे तो उस जगह पे कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? उस जगह पे पॉजिटिविटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अगर वो निगेटिव दोस्त निकल जाएंगे जो सिर्फ निगेटिव बात करते हैं? हाँ भाई, कहाँ गए दोनों, क्यों, क्या हुआ? मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात की है, आप लोग कहाँ थे, जुनैद? ओहो। अच्छा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुए थे या खुद से डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब किया था अपने आप को? मैंने तो बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी इतनी देर में। चलो फिर से बताते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जुनैद, आप ज्वाइन है या आप भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, रिमूव होता है। तो जनरली मैंने बताया कि मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्यों करता है, ये सारी चीजें आप हाई क्लास में पढ़ोगे। तो मेटल्स यहां पे याद रखो, क्योंकि मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं, तो एक आइडिया ये दिमाग में पहुंच जाना चाहिए कैसे होता है, वो इंशाल्लाह हायर क्लास में आप स्टडी करोगे। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके कुछ दोस्त हों, एक दो दोस्त हों, यानी 5 दोस्त हैं, जिसमें से 3 बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, 2 दोस्त हैं जो बहुत निगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। तो वो दोस्त जो निगेटिव बातें करते रहते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, और कभी कोई पॉजिटिव होप की बात नहीं, सिर्फ निगेटिव, तो अगर वो दोस्त वहां से चले जाएंगे, तो ये बताओ तुम्हारे पास क्या रहेगा, वहां पे पॉजिटिविटी रहेगी
मतलब वो दोस्त जब चले जाएंगे वहां से जो सिर्फ निगेटिव बात करते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, इधर की बुराई उधर की बुराई, तो जब वो निकल जाएंगे वहां से तो वहां पे उस जगह पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। It's getting difficult for me. Same thing I repeated. Junaid, oh, he is also disconnected. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहां पे पॉजिटिविटी, जैसे सोडियम है, सोडियम में, ठीक है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अब वो क्या बन जाएगा, अब उसके ऊपर पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये जो एंटिटी है इसको हम बोलते हैं आयन। बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, आयन। तो ये क्या है, सोडियम का आयन है। तो आयन पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। डिस्कनेक्टेड या कनेक्टेड, यस अमीमा, आर यू कनेक्टेड? ओके, तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नॉन मेटल्स, जैसे कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी जैसे मान लो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर, तो देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो निगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक, और ऐसा नहीं है कि हर एटम में आप जितने भी चाहो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दो, जितने भी चाहो इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दो, ऐसा नहीं होता। वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है और उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, कितना रिमूव होता है, उसकी एक लिमिट है। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये कहलाता है नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं, एन आयन। तो ये जो कैटायन और ये एनायन है, ये आयंस कहलाते हैं, ये आयंस कहलाते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज। तो वो सब्सटेंस जो इन आयंस को प्रोड्यूस करता है, जब वो मेल्ट हो या उसका सॉल्यूशन बने, जैसे आप क्या करो, पानी है, उसमें आप घर वाला जो नमक है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आप देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्या बनाता है, सोडियम आयन, क्लोरीन क्या बनाता है, क्लोराइड आयन। तो जब आप इसको मिक्स करोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे। इसलिए सोडियम क्लोराइड क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो है जो मेल्ट हो या आप उसका सॉल्यूशन तैयार करो तो वो आयंस बनाए, और ये आयंस ही होते हैं जो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आए? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस it is may be defined as a substance which conducts electricity, which conducts electricity in molten form or dissolved form। तो ये जो केमिकल इफेक्ट आपको दिखने वाला है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ही दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना जरूरी है, और ये इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे जो अपने आयंस की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे। तो डिसॉल्व फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, और वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जैसे नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने पानी में मिलाया, उसका सोल्यूशन तैयार किया, और चूंकि जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है वो आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो इस वक्त ग्लास में नमक का पानी बना हुआ है, तो बेसिकली आप उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दिया आपको, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घर में होता है, और कोई से भी सॉल्ट्स बेसिकली जनरली, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड्स, मतलब जनरली एसिड्स, बेसेस, ठीक है, ये क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जनरली अगर हम बात करें तो एसिड्स हो गए, बेसेस हो गए, और सॉल्ट्स, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये दीज आर सम टिपिकल इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स, बेसेस या सॉल्ट्स, जो डिसॉल्व फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ोगे, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। यहां तक कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ा जाए। यस अमीमा। Okay. Now coming to the next, that is non-electrolyte. Now the non-electrolyte, electrolyte ka opposite means a substance which does not produces ions in the molten form or in solution form, or which does not conduct electricity in dissolved form or molten form is called non-electrolyte. So a substance which does not produce ions in molten form or dissolved form, या फिर हमें लिख सकते हैं a substance which do not conduct electricity in molten form or dissolved form, ठीक है, और डिसॉल्व फॉर्म, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके, ठीक है। जैसे शुगर, अगर आपने प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर खुद कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर कौन सा, साइंटिफिकली प्योर डिस्टिल्ड वाटर, ये इसकी बात नहीं कर रहा आरओ की, आरओ में तो मिनरल्स होते हैं, टैप वाटर की बात नहीं, मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, सिर्फ वाटर जो होता है डिस्टिल्ड वाटर, तो वो पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी उसमें से। तो अगर आपने प्योर वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाया, कोई उसमें और इंप्योरिटी नहीं है, कोई सॉल्ट एडेड नहीं है, तो वो शुगर सोल्यूशन जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसमें से नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर अगर हम उसमें उंगली लगा दें और उसमें तार, तो ये देखो जब आप हाथ के ऊपर, यहां बात किसकी हो रही है, शुगर और प्योर सॉल्ट की, प्योर शुगर क्रिस्टल, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, तो आप उसमें जैसे ही हाथ डालोगे तो इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है सॉल्ट्स की, आप स्वेट करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से यहां पे सॉल्ट्स डिपॉजिट होंगे, तो जैसे ही आप डालोगे तो आपको झटका लग सकता है,
क्योंकि अभी तक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आपने उंगली डाली तो आपके ऊपर के जो स्वेट, इसमें जो सॉल्ट्स थे, जो आपको तो नहीं नजर आ रहे, आपको तो नहीं महसूस हो रहे, लेकिन वो जाके वहां पे आयन प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये आयन ही होते हैं। इट्स ओके जुनैद, जो आयन होते हैं बेसिकली वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जो शुगर है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस ही नहीं करता, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यूरिया हो गया, बेंजीन हो गया, ये कुछ मैं आपको कंपाउंड्स लिख पा रहा हूं जो कि क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे सोल्यूशन फॉर्म में। आप इनका सोल्यूशन तैयार करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे। रीजन क्या है कि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, और आयंस को मैंने बहुत डिटेल में अभी पिछले 15 मिनट से मैंने बताया कि आयंस बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, अल्कोहल, तो ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म बेसिकली कंडक्टर। क्योंकि ये सब टर्म्स होते हैं जनरली जो यूज होते हैं, चैप्टर तो ये बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है जिसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो कंडक्टर्स वो होते हैं, मींस द मटेरियल्स, मटेरियल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, which allow the electricity to flow through। वो मटेरियल्स, थ्रू देम भी कर लीजिए, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करें। तो जनरली जो मेटल्स हैं आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेटल्स है, जैसे हमने पढ़ा भी था, metals are the good conductor of electricity, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें बैड कंडक्टर भी थे, हीट के भी बैड कंडक्टर थे। ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है लेकिन कंडक्टर है, कार्बन का बना होता है, कंडक्टर है। नॉन मेटल हमने पढ़ा था, दे आर नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन था, जो कि कार्बन है, एक नॉन मेटल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसी तरह कंडक्टर में हम एग्जांपल लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो पिघलाए जाएं मोल्टन फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया जो नमक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो, उनका सॉल्यूशन भी क्या है, एक कंडक्टर है। मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी क्या है, कंडक्टर है। अगर हम, दे आर गुड कंडक्टर्स बेसिकली, मींस दे आर गुड कंडक्टर्स। इसी तरह जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, आपका नमक मींस विनेगर हो गया, ये भी एसिड है लेकिन वीक एसिड्स है। तो वीक एसिड्स, जैसे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, विनेगर हो गया, ठीक है, आपके नींबू में जो एसिड है, सिट्रिक एसिड, जो सिट्रस फ्रूट्स, आपके जो लेमन है, आपके जो ऑरेंज है, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड, ये कुछ वीक एसिड्स का मैंने एग्जांपल लिखा है। तो इनका जब आप सोल्यूशन तैयार करोगे तो दे विल बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट तो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी लेकिन उतने अच्छे से नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई, कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में, तो बताइए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने थ्रू करंट को अलाउ कर देते हैं। वो मतलब यहां पे क्योंकि कंडक्टर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में देख रहे हैं, हीट के ना, हीट भी जो अलाउ करो वो भी कंडक्टर, वो कंडक्टर ऑफ हीट है।
यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। सो मटीरियल्स which do not allow electric current to flow through them, वो क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड व्हाट? द इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ड्राई वुड, ये क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। प्लास्टिक, रबर, क्वार्ट्ज, आपने देखा होगा वॉचेस पे लिखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या? इट्स अ मटेरियल बेसिकली। ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है? दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। ओके, तो हमने क्या जिक्र अभी तक किया? हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमने देखा आयंस क्या होते हैं, हमने देखा कैटायंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एनाइंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका रोल होता है। मींस यही आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सोल्यूशन में कंडक्ट कराने में मदद करते हैं। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक करंट का होना तब होगा जब जो इलेक्ट्रॉन है या चार्जेस हैं ये फ्लो करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगी, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। बात समझ में आ रही? जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप देखो, जब आप बटन ऑन करते हो तभी बल्ब जलता है, फैन ऑन होता है। तो इसका मतलब जब वो मूव कर रहा है, ठीक है, तभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, उसकी एनर्जी जनरेट हो रही है और काम हो रहा है। तो उसी तरीके से केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहां पे हम केमिकल इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उस केमिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चार्जेस जो हैं इनका मूव लगातार करना जरूरी है। ये मूव करेंगे, करते रहेंगे, तभी वो एनर्जी यूज होगी केमिकल इफेक्ट शो करने के लिए, केमिकल चेंज शो करने के लिए, केमिकल रिएक्शन शो करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इतनी सारी ये भारी भरकम चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि सॉल्यूशन में हमें आयंस चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में मदद करते हैं, तभी ये सर्किट पूरी होती है और केमिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस, देखो, इलेक्ट्रो इज द टर्म एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, lysis is the term associated with breakdown। कल की क्लास कितने बजे है? Yes, very good, 12 to 1 p.m. ये क्वेश्चन आया है अभी अमीमा की तरफ से कि व्हाई डू द टाइमिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। अमीमा, आप ये मुझे बताइए कि कितनी बार टाइमिंग्स चेंज हुए। आप आज जब क्लास होगी आप जाइएगा, आपने जो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस हिस्ट्री देखिएगा, उसमें आप लोग की क्लासेस कब कब होती थी? मंडे टू फ्राइडे ये होती थी।
आप लोग की क्लास का टाइम 6 बजे से 7 बजे रहा है, देखिएगा कितने दिनों तक ये रहा है। और ये टाइमिंग सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से चेंज होती है। जब वो कहते हैं मेरे स्कूल लेट हो रहा है, स्कूल से पहुंचने में लेट हो जा रहा है, तो एडजस्ट कर दीजिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम सेम रहता है। सैटरडे में आप लोग का डीसीडीएच होता था, संडे में टेस्ट, वो वही रहा, डीसीडीएच का टाइम वही रहा। और अभी भी जो आपका टाइम है वो 6 से 7 है, मंडे टू थर्सडे, टाइमिंग चेंज नहीं हो रहे हैं। फ्राइडे में क्योंकि अब सबकी छुट्टी हो रही है, जो बाहर के भी बच्चे हैं उनकी भी वेकेशन हैं, सारी चीजें हुई, तो 3 से 6 टोटल कोचिंग का टाइम रख दिया मैंने, क्योंकि उस दिन जल्दी सबकी छुट्टी हो जा रही फ्राइडे की वजह से। सैटरडे में टाइम नहीं चेंज हुआ है, सैटरडे में अब मैंने क्लास रख दी है बेटा, और सैटरडे में सबकी छुट्टी होती है, बाहर वाले बच्चे छुट्टी है और इंडिया वाले टाइम से पहले आ जाते हैं। तो सैटरडे में एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, और जो कल संडे है, संडे में एक्स्ट्रा क्लास रखी गई। तो टाइमिंग्स कहां चेंज हो रही? एक्स्ट्रा क्लास जब भी रखी जाएगी तो एक कन्वीनियंस से रखी जाएगी। और इस संडे मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखा है क्योंकि मंडे में मुझे टेस्ट रखना है, क्योंकि मंडे में कल फैमिली आ रही है, तो मैं रात में ट्रेन आ रही है, तो नेक्स्ट डे बहुत सारे इंगेजमेंट्स हैं, तो मैंने कुछ खत्म नहीं किया। जो मंडे में क्लास है वो मैंने संडे में लिया, कल मैं मंडे वाली क्लास ले रहा हूं, और जो संडे का टेस्ट है वो मंडे में ले रहा हूं। ये सिर्फ इस वीक के लिए चेंज है, और चेंज भी है तो उसमें टाइमिंग संडे में, क्योंकि सबकी छुट्टी रहती है, तो उसको जल्दी फ्री कर देंगे सबको। तो टाइमिंग्स कहां चेंज हो रही है बताइए? दैट इज सेम। यस जुनैद, आर यू देयर? अगेन गॉट डिस्कनेक्टेड। टाइमिंग्स चेंज हो रही हैं, बार बार टाइमिंग्स चेंज होती हैं। वही मैं कह रहा हूं, आप लोग को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करने के लिए टाइमिंग्स नहीं चेंज हो रही। मंडे टू थर्सडे 6 से 7 कितने दिनों से हो रही है क्लास? कैन यू इमेजिन? नहीं, अब वही मैं कह रहा हूं अमीमा बेटा, आप जो है मैसेजेस देख ही नहीं रहे, आप कैसे अपडेटेड रहेंगे ये बताइए? और टाइमिंग्स कभी कभी जरूरत पड़ जाती है चेंज करने के लिए। आप ये सोचो, कम से कम क्लासेस तो हो रही हैं। अगर मेरी और छुट्टी कब हो रही है? जब बहुत ज्यादा, जब मेरी तबीयत खराब होती है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी है जहां पे मुझे टाइम देना है। और टाइमिंग्स नहीं चेंज हो रहा, आप जाके देखिएगा अटेंडेंस हिस्ट्री में जाके, प्रोफाइल में आपको 6 to 7 6 to 7 6 to 7 ही दिखेगा सब। ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए किया है क्योंकि जरा सा भी डाउट या कंफ्यूजन स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है। अरे यार टाइमिंग बार बार चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। जो टाइम है और कहीं कभी चेंज भी है तो वो मैं वक्त से बहुत पहले अपडेट करता हूं। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी, electro means electricity, lysis means breakdown। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है, वो रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देखो केमिकल इफेक्ट से हो रहा है। मींस द प्रोसेस
of splitting up of electrolyte in the presence of electricity is called electrolysis. और पता है जब नीड आई टाइमिंग्स की, तो मैंने आप लोग की 6:15 से चलती थी क्लास, तो सिर्फ मैंने 6 बजे किया, और वो भी इस वजह से वो 15 मिनट, क्योंकि बीच में नमाज का टाइम होता है और मगरिब का टाइम जो होता है वो वेरी करता है, तो बहुत सारी चीजें अकाउंट में लेनी पड़ती हैं। और फिर ये हुआ जो 9 क्लास के बच्चे, आपके बाद 9 क्लास होती है 8 क्लास के बाद, तो उन लोग की छुट्टियां अब देर में होने लगी, इतनी देर में होने लगी कि जो उनका टाइम था उस वक्त वो स्कूल से आते थे, तो फिर मैंने उन लोग को बाद में रखा। ठीक है, 10th वालों की 4 बजे से क्लास होती थी, तो मैंने कहा कि सारी क्लासेस बाद में हो रही, आपकी मैं बाद में लूंगा। ये चीज है, तो जिसमें 8th क्लास को तो मैंने ज्यादा डिस्टर्ब ही नहीं होने दिया, लेकिन अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग अनाउंसमेंट्स जो जाते हैं प्लीज उस पर फोकस करें, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला था कि आप लोग को ऐप पे एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त लॉग इन रखें, लेकिन अगर लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, कंप्यूटर पे क्लास ले रहे हैं, लेने के बाद आप मोबाइल पे लॉग इन दोबारा कर लीजिए, ताकि मैसेजेस जो जाए वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपडेट रहना जरूरी है ना। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस उस रिएक्शन को बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब देखो, जब हम केमिकल इफेक्ट को देखते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो आयंस प्रोड्यूस करता है, और ये आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं और सर्किट को पूरा करते हैं। तो बेसिकली मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बैटरीज देखा है, सेल्स, सेल पे देखो एक होता है नेगेटिव पॉजिटिव बना होता। अब आपने ये कनेक्ट कर दिया तार से इसको और इसको, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे बैटरी में क्या स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है ना, चार्ज। ठीक है, तो ये तार से जो हमने कनेक्ट किया, तो ये क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को सॉल्यूशन में आने देंगे। क्योंकि देखो, मतलब जब भी हम सर्किट को बनाते हैं, मान लो हमने यहां पे कनेक्ट किया, ठीक है, अब यहां पे कनेक्ट किया, क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो अब मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? जैसे समझ लो कि आपने बटन ऑन कर दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, इसकी सर्किट पूरी हो गई, पाथ पूरा हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अब करेगी। अब कहीं से आप इसको ब्रेक कर दोगे तो अब क्या होगा? बिजली चली जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। क्यों? क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहां पे ब्रेक कर गया। तो इसी तरह यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने कहा था कि चार्जेस को पूरा रास्ता चाहिए एक सर्किट में मूव करने के लिए, तभी क्या होगा कि वो करंट डेवलप होगा, करंट जनरेट होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो करंट है, ये जो चार्जेस हैं, ये
इन स्ट्रिप्स के थ्रू, इन मिडल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एंटर कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और फिर यहां से क्या कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चार्जेस क्या कर रहे हैं, यहां से लीव कर रहे हैं ताकि सर्किट पूरी हो सके। यहां से क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से क्या कर रहे हैं, लीव कर। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये मेटेलिक वायर या रॉड होते हैं या प्लेट्स होते हैं जिससे करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंटर करता है और लीव करता है, ठीक है। तो उनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। मींस अ वायर और अ रॉड और अ प्लेट ठीक है, अ वायर, अ रॉड और अ प्लेट through which electricity enters or leaves an electrolytic solution, electrolytic solution, ठीक है। तो वो जो वायर है या वो रॉड है, वो जो प्लेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो देखो वो इलेक्ट्रोड, यहां तक बात समझ में आए, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं, देखो यहां से क्या हुआ था, जब मैंने निगेटिव से कनेक्ट किया था तो निगेटिव पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो जैसे आप कनेक्ट करोगे सर्किट पूरी होगी, सर्किट पूरा होना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि आपने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बाहर रखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, दोनों का तभी तो सर्किट पूरी होगी, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अगर नहीं है, देखो तो देखो ये मीडियम भी पूरा नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो आयंस है उनका होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोड मैंने ऐसे बना दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बहुत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं यहां। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज लीविंग द सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो वो इलेक्ट्रोड जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, जो कनेक्टेड होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। या फिर हम ये कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में एंटर करता है, वो कैथोड है। वो इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को लीव करता है, वो एनोड है। देखो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस बता, अब आगे जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो ये एक वायर है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट डेवलप करने के लिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर वायर में इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो याद रखना करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है।
इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है। वो सब आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे क्यों क्या, लेकिन यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बताओ, कैथोड वो है जिससे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो हम ये कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोड वो है जिससे करंट लीव करता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोड वो, सॉरी, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिससे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है सॉल्यूशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिससे इलेक्ट्रिक करंट लीव करता है सॉल्यूशन को। यस और नो? रेड से हम इलेक्ट्रिक करंट को शो करें। हाँ भाई, यस जुनैद, अमीमा। यस जुनैद, अमीमा, आर यू देयर? हाँ बताइए, मैंने क्वेश्चन किया है। क्यों जुनैद, आपको क्यों नहीं सुनाई दिया? भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्लास करें तो प्लीज सारा अरेंजमेंट लेके, अमीमा आपको पहले कनेक्ट करने लेना चाहिए था बेटा। आप लोग ये प्लीज इस पॉइंट को समझिए बेटा, आप लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स हो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है कि अगर एक दो तीन बीच में चला जाएगा तो चलो बाकी 70-80 क्लास कर रहे हैं, लेकिन अगर दो ही तीन क्लास कर रहे हैं वही नहीं अगर रहेंगे तो मैं किसको बताऊंगा फिर, ये बताइए। आप लिख सकते हैं सर प्लीज जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम जस्ट गेटिंग माई चार्जर। मैं, मेरे पास आप ही दो तीन हो बेटा, आप ही लोग नहीं सुनेंगे तो मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, ये बताइए। ये तो मैं बीच में क्वेश्चन करता रहता हूं, मैं बीच में पूछता रहता हूं, इंटरैक्ट करता रहता हूं, नहीं तो मैं तो पढ़ाता चला जाऊं फिर। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता रहा हूं। क्लास करने से पहले सारी प्रिपरेशन के साथ बैठा जाता है। आप ये लोग इस पॉइंट को समझिए, इट इज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई हैव अ लिमिटेड स्टूडेंट्स, मैं दो ही तीन को ही पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, मान लो ट्यूशन में क्या होता है, वन ऑन वन होता है। अब ये बेचारा ट्यूटर इसको पढ़ा रहा है और ये है ही नहीं वहां पे, मिसाल लो, ये जिसको पढ़ा रहा है वन ऑन वन ये है ही नहीं वहां पे, तो बेचारा ये क्या करेगा पढ़ा के, और कितनी बार रिपीट। और यहां पे आप सिर्फ तीन स्टूडेंट्स हो, इस पॉइंट को समझिए, मैं क्यों इतना कंसर्न लेता हूं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू रिपीट द थिंग्स, लेकिन मैं मना नहीं करता हूं रिपीट करने से, लेकिन हाँ अगर पढ़ाया नहीं समझ में आया तो रिपीट एक सेंस बनता है। अब हम चले गए आ गए, सर प्लीज रिपीट कर दिएगा, इट्स नॉट एन ईजी थिंग।
मैंने ये बताया कि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन लीव करता है। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट के डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसी तार में राइट टू लेफ्ट करंट मूव कर रहा है। तो यहां पे अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में एनोड कैथोड को डिफाइन करेंगे तो कैथोड वो है जिससे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिससे करंट लीव करता है। इसी तरह एनोड वो है जिससे इलेक्ट्रॉन लीव करता है सॉल्यूशन को, तो एनोड वो है जिससे करंट एंटर करता है सॉल्यूशन में। करंट एंटर्स थ्रू एनोड। तो अगर हम करंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि करंट किस इलेक्ट्रोड से एंटर करता है, तो करंट एनोड से एंटर करता है। और लीव किस से करता है? कैथोड से करता है। कैसे याद रखेंगे? किसी एक के रिस्पेक्ट में याद रखो, इलेक्ट्रॉन को याद रखो या करंट को याद रखो। ठीक है, जैसे कैथोड वो है जो निगेटिव टर्मिनल, जैसे ये एक वायर है या प्लेट है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, आपने उसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये बन जाएगा कैथोड। यस, यही मैं बोल रहा हूं भाई। इलेक्ट्रॉन हमने कैथोड से एंटर किया, कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल को, ये बैटरी है पूरी, इसके पास चार्ज है। तो निगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एंटर करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो कैथोड से इलेक्ट्रिक करंट लीव करता है, अपोजिट होगा। इसी तरह एनोड से इलेक्ट्रॉन लीव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से एंटर करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? यस जुनैद। जुनैद, आर यू देयर? ठीक है, चलिए, तो आज ये है क्विज जाएगा इसके ऊपर। और जाहिर सी बात है, लिंक जब शेयर होता है तो वो अनाउंसमेंट में जाता है, उसके लिए आप लोग को ऐप पे एक्टिव। अब देखो, अब मैं अपनी, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, इट्स नॉट ए रेगुलर थिंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। यू ऑल मस्ट नो बिकॉज नाउ यू आर अ ग्रोन अप किड्स। और आपको पता होना चाहिए, आपका कंसर्न होना चाहिए, अगले साल आप 9th में होगे, फिर 10th में होगे, आपको अपने से अपना कंसर्न रखना पड़ेगा, फिक्र रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें बताई जा चुकी है। पूरा आपको प्रोटोकॉल पता है कि अजीजिया में क्लासेस होती हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो यू ऑल हैव टू बी एक्टिव। अब मैं रिमाइंडर्स नहीं डालूंगा, जो भी होगा अनाउंसमेंट में शेयर होगा। यू हैव टू बी एक्टिव ओवर देयर। अगर आप नहीं देखते हैं, आपका लॉस है। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया, अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा, क्लास नहीं चलती है, अगर बार बार ऐसे ही होता है, ज्यादा दिन तक रिपीट हो जाता है, एटलीस्ट अ मंथ, तो फिर कोर्स अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि एक मंथ का कोर्स ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये लास्ट ईयर हो चुका है, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। स्टूडेंट ने एक एक महीना ज्वाइन नहीं किया, 20-20 दिन ज्वाइन नहीं किया, 20-20 डेज रिमाइंडर्स डाल के, सारी चीज डाल के, सब फेल। और जब भी करो कि बेटा कहां हो, वेयर आर यू, सिर्फ मैसेज नहीं देगा था मैं, सीरियसली मैं बता। So it's your app, it's your class, it's your batch, it's your concern.
तो आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन एक रिमाइंडर के नाते मैं रिमाइंडर डालता हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इट हर्ट्स अ लॉट। तो कल मैं साइंस ही पढ़ाऊंगा, टाइमिंग्स ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं कि किस टाइम पे क्लास होगी, तो कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।